आज हम लोग कुछ नए उद्देश्य के साथ मिले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ये बीमारी है, इसकी वजह से हो सकता है कि 2 मई 3 मई के बाद आवागमन थोड़ा बहुत चालू हो जाए, आने जाने में थोड़ा ढील मिल जाए, परंतु ऐसा संभव होता अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि पूरा मई और लगभग 15 जून तक एजुकेशनल गतिविधियां हम कर पाए। वैसे भी सख्त आदेश है कि शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी, तो बहुत सोच विचार के बाद ये हुआ कि सिलेबस धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है और इस बात की भी जरूरत थी कि केमिस्ट्री का भी सिलेबस आगे बढ़े। जरूरत भी थी, डिमांड भी थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि केमिस्ट्री की सिलेबस को भी थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, सेम फिजिक्स के तर्ज पर। मैं यकीन दिलाता हूं कि जेईई मेंस लेवल तक कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं और लेवल पे कोई कमी नहीं होगी। जो हमारी आदत से परिचित हैं वो जानते हैं कि बिना मतलब की चीज कुछ नहीं रहेगी नोट्स में और मतलब की चीज कुछ नहीं छूटेगी। वही फिजिक्स वाले तर्ज पे केमिस्ट्री कुछ लोगों को अजीब लग सकता है क्योंकि पहली बार केमिस्ट्री पढ़ाते हुए देखेंगे और हो सकता है कि कुछ मन में वो खटास भी रहे कि कैसे ऐसा संभव हो पा रहा है, पर संभव है। अगर स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं तो टीचर तीनों सब्जेक्ट पढ़ा क्यों नहीं सकते? संभव है, खूब संभव है। तो चलिए, हमने डिसाइड किया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। जैसा कि कहते हैं कि सोल्यूशन लगभग हो ही चुका था, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से केमिस्ट्री की शुरुआत 12th का। जो लोग अल्टरनेटिव करंट फिजिक्स में अभी देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हर चैप्टर से ज्यादा इंटरेस्टेड वो चैप्टर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हैं उसको आप फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ के पढ़ते हैं, ये मानते हुए कि हमसे कुछ नहीं बनता, और वही चीज इंटरेस्टेड होती है। केमिस्ट्री में भी मैं पढ़ाऊं चाहे कोई और पढ़ाए, क्लास में जब बैठे तो ये मान के बैठे कि हम कुछ नहीं जानते हैं। बहुत जीरो से स्टार्ट होके बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी। आज बहुत ज्यादा चीज नहीं होंगी, कल से थोड़ा और अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। देखिए, नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉन की ओर संकेत करता हुआ इलेक्ट्रो, और जहां इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी स्वाभाविक रूप से मन में आ ही जाती है। इस चैप्टर में सिर्फ यह उद्देश्य है कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न हो। मतलब इस चैप्टर में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। हाँ, केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न होगी वो इस चैप्टर में देखें। और इस गतिविधि में, किस गतिविधि में? केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने की गतिविधि में जो कुछ भी होगा वो सारी जानकारी हम यहां लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम
इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने के जनरल तरीकों की बात करें, पानी से, हाइड्रो पावर प्लांट क्या काम होता है, ऊपर से कहीं से पानी गिराते हैं, टरबाइन घूमती है, कनेक्शन जनरेटर से होता है, लाइट बन जाता है। ठीक। कोयला वाला थर्मल पावर प्लांट, कोयला को पीस के उबाल के भाप बनाई जाती है, स्टीम को टरबाइन पे गिराया जाता है, टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होता है, एक बार फिर से इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, फिजन, बड़े बड़े चीजों को छोटे छोटे चीजों में न्यूक्लियर रिएक्शंस कराई जाती है, यूरेनियम का यूज होता है, बन जाती है। ये एक नया तरीका है। ये जो तीन चीजें हमने देखा, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर प्लांट, उनमें एक चीज बल्कि दो चीज जो कॉमन है वो ये कि टरबाइन सभी में घूमी थी और जनरेटर सभी में घूमा था। थोड़ा इस काम को आसान बनाने के लिए, बहुत आसान काम नहीं है कि टरबाइन को घुमाना और जनरेटर को घुमाना। मतलब अगर हमें 10-5 वोल्ट भी चाहिए तो क्या हम जनरेटर घुमाने जाएंगे? तो कुछ तो अल्टरनेट उपाय होना था ना। बहुत सारी रिसर्च के बाद पता चला कि हाँ, बिना जनरेटर टरबाइन घुमाए भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो सकती है, और वो तरीका है केमिकल रिएक्शन का। और तब जाके इस चैप्टर का आविष्कार हुआ और ये चैप्टर अपने सिलेबस पे आया। आप समझ पा रहे हो कि मैं इशारा कर रहा हूं सेल की तरफ। सेल भी तो वोल्टेज उत्पन्न करता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हाँ, अगर जनरल वे में कोई आपसे पूछे कि बिना मैकेनिकल मूवमेंट मतलब घूमना, अगर कोई चीज घूमती है वहां पे मैकेनिकल मूवमेंट का नाम दिया जाता है। बिना किसी मैकेनिकल एक्टिविटी के इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो आप कहिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द्वारा। क्या सेल में कोई घूमने वाला पार्ट लगा होता है? नहीं ना। क्या होता है, सेल के अंदर सिर्फ रिएक्शंस ही तो होती है, जो भी भरा होता हो देखेंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक बढ़िया तरीका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में ही पढ़ना है। तो बिना, आप लिखेंगे ये सब सारी चीजें आप नोट्स में लिखेंगे कि बिना मैकेनिकल मूवमेंट के इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का जो तरीका था वो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल इसी को कह देते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक, अतिउत्साहित होकर लाइटिक भी कह सकते हैं। वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हिंदी में इसको गैल्वेनिक ही कहते हैं और वोल्टाइक ही कहते हैं। उसको कहते हैं विद्युत अपघटनी, इलेक्ट्रोलिटिक को कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, मतलब हिंदी कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, और ये इसको वोल्टाइक ही कह देते हैं, गैल्वेनिक सेल ही कहते हैं हिंदी में भी इसको। अच्छा, यहां पे जो काम होता है वोल्टाइक सेल में, गैल्वेनिक सेल में, यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। क्या है ये रिएक्शन, बात देखिए। इंट्रोडक्शन धीरे से समझें चैप्टर को। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? बिना मैकेनिकल मूवमेंट के इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का तरीका है। ठीक है, क्या होता है उसमें? सेल होता है, दो प्रकार के सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है? क्या होता है इसके अंदर?
इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का हमारा मतलब है वोल्टेज उत्पन्न होने से, ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने से, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में जो ईएमएफ आता है वो किसके द्वारा आता है? केमिकल रिएक्शन के द्वारा। सेल है तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही आएगा। मैं क्यों बार बार ये चीज रिपीट करता हूं वो इसमें समझ में आएगा। इसका जो काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओहो, बड़ी गलत चीज है ये तो। एंड केमिकल रिएक्शन। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं और अच्छे से इस चीज को लेके आता हूं। क्या यहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया था पहले? नहीं ना, यहां सिर्फ केमिकल रिएक्शन से ईएमएफ मिल गया। यहां पे जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी पहले थोड़ा सा फ्लो नहीं करेंगे तब तक केमिकल रिएक्शन ही नहीं होती, और जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तब तक कुछ होना नहीं। इसलिए ये लिखा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू सप्लाई ऑफ थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे एक्टिवेटर के तरह, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक, विद्युत अपघटनी, हिंदी से मतलब अपघटन का मतलब टूटना होता है। लिटिक जो शब्द है उसका मतलब टूटना होता है। जो अंदर सॉल्यूशंस भरे होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वो कैसे टूटेंगे? सप्लाई देंगे तभी ना। तो सप्लाई देने का यहां उद्देश्य क्या था? पहले इसको इलेक्ट्रोलाइट जो भरा था उसको तोड़ो और उसके बाद फिर रिएक्शन शुरू होंगे। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इन दोनों सेल में ये जो मेजर डिफरेंस है ये केवल यही है कि यहां हमको शुरू में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराना पड़ता, पर यहां शुरू में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा देनी पड़ती है। किस लिए देनी पड़ती है? समझ में आ रही बात? किस लिए देनी पड़ती है? इलेक्ट्रोलिटिक की जो प्रक्रिया है उसके लिए, ठीक है। बात समझ में आई? यद्यपि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में जो डिफरेंस है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मेजर डिफरेंस मैंने बता दिया है, ये फंक्शन के आधार पे है। जब हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो एक आध डिफरेंस वहां से निकल आएंगे। एक डिफरेंस तो हो गया ना अब, ठीक है। हमको एटलीस्ट 5 डिफरेंस तैयार करने हैं। 2-3 डिफरेंस तो हम पढ़ते पढ़ते जान जाएंगे, और 1-2 डिफरेंस या कि मैं लिखवा दूंगा, बता दूंगा, या कि आप खुद देख लेंगे, है ना, क्योंकि बोर्ड का टॉपिक है। कंपटीशन के हिसाब से जो कुछ भी होगा वो कवर किया जाएगा, उसमें आप टेंशन न लीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है इतना समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरे चैप्टर का बेस यही है। 2 तरह के होते हैं, वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वोल्टाइक सेल वो होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते, शुरू में केमिकल रिएक्शन होती है और ईएमएफ बन जाता है। यहाँ पे अपने को तोड़ना पड़ता है, डिकम्पोज के लिए अपने को जरूरत होती है। शुरू में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, उसके बाद वहां पे प्रक्रिया शुरू होती है, रिएक्शंस होते हैं, और फिर काम वही होता है, ठीक है बेटा। लिखिए इसको, इतना अच्छा नोट करिए। गैल्वेनिक सेल हेडिंग लीजिएगा। स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, अगर कहीं स्पेलिंग हो तो आप जानते हैं हमसे इंग्लिश बहुत ज्यादा आती है। क्या होता है, कैसे होता है, वो तो हमने देख ही लिया। मतलब फंक्शन के आधार पर कि इसमें रिएक्शंस बस होंगे, बस ये अपने मन में हो रहा है। मतलब आज के बाद आप कहीं भी गैल्वेनिक सेल आए ना, तुरंत अपने मन में ये आना चाहिए कि केवल रिएक्शन होता है, यहाँ अपने को सप्लाई उप्लाई कुछ नहीं देना है, केवल बस बना सेल है, जोड़ दो, चालू, है ना। जो ये अपने बाजा वजा में टीवी में, हाँ मतलब टीवी में तो सेल नहीं लगता, पर जो पहले टार्च आता था और जो नॉर्मली जो हम सेल देखते हैं ना, सब गैल्वेनिक ही है।
वोल्टेज की है ना। क्या यहाँ सप्लाई देना पड़ता है क्या इस सेल को चालू करने के लिए? पहले सप्लाई दो, नहीं ना। ये गैल्वेनिक सेल वोल्टेज सेल ही है ना। तो 3 चीज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब आप लिखिएगा, यहां से कुछ नहीं लिखिए, केवल समझिए और फिर अपने शब्दों में लिखिए उसको, क्योंकि अगर मैं बोल बोल के लिखाने लगूं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, और जानते हैं डेली 10 GB कहां से लाऊं, दिक्कत होता है। तो इसलिए लिखने लिखाने की प्रक्रिया समझ के कर लिया करिए। 3 चीज यहां पे हैं जो आपको खूब समझना है। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, नए नए टर्म है, थोड़ा दिक्कत होगी पर आसान, मुझे उम्मीद है आप खूब अच्छे से समझेंगे इन चीजों को। दूसरा रिडक्शन हाफ सेल, और तीसरा साल्ट ब्रिज। बोर्ड के हिसाब से थोड़ा अच्छा टॉपिक, साल्ट ब्रिज। कंपटीशन के हिसाब से भी ठीक ठाक टॉपिक। आज जो हम कवर कर रहे हैं वो केवल थ्योरी का पार्ट्स कवर हो पाएगा, जहां तक उम्मीद है। जो भी होगा हम देखेंगे, पर थ्योरी के जैसे जैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। देखते हैं 3 चीजों पे हम गैल्वेनिक सेल को देते हैं। मतलब अगर गैल्वेनिक सेल लिखने के लिए भी पेपर में आया तो आप लिख सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल 3 चीजों द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, और तीनों का अच्छे से एक्सप्लेनेशन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और साल्ट, लवण से तो हिंदी में कहते हैं इसको। ये है अपचयन अर्ध सेल और ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ठीक, मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिखता हूं, हेडिंग लीजिए ऑक्सीडेशन, मिटाता हूं इसको। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन का ज्वलन? नहीं ना, निकलना। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। सही बात है। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इलेक्ट्रॉन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, तो रिडक्शन में ऑक्सीजन का जुड़ने वाला प्रक्रिया हो चुका है, पर इलेक्ट्रॉन का निकलना यहां पे अपने काम में आया। देखिए, अगर मैं मान लूं कि एक मेटल है आपके पास, कोई भी एक मेटल है, सॉलिड स्टेट में। मेटल किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट। हम चाहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाए। अपने ऊपर है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कितना। हम मान लेते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो क्या बनेगा? निगेटिव आयन? नहीं। जितने इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं उतने का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? पढ़ के आए हैं, मुझे उम्मीद है ये सब जानते हैं आप। जिस मेटल के ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यार इलेक्ट्रॉन निकला तो ज्यादा हो गया प्रोटॉन ना, पहले तो बराबर थे दोनों। एक किसी भी एलिमेंट में, किसी भी मेटल में नॉर्मल अवस्था में, न्यूट्रल अवस्था में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया। प्रोटॉन ज्यादा हो गया मतलब वो कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब वो कैसे हो गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक मेटल था, कुछ भी करके, हम अभी इस बात पे नहीं जा रहे हैं क्या करके, कुछ भी करके हमने यह इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये एन पॉजिटिव आयन पे ऊपर गया। ऐसा मान लेते हैं कि ये एक्वस हो गया। मान नहीं लेते, एक्चुअल में जिस प्रक्रिया के द्वारा वो करोगे, भाई इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया क्या,
हीट कर दो, गर्म कर दो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दो, कुछ भी कर दो, जला दो, बहुत सारी प्रक्रिया है। फिलहाल ऐसा हम मान लेते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा ऐसा हुआ है वहां पे जो पॉजिटिव आयन मिला है वो कैसा हो गया है, एक्वस। अति आवश्यक नहीं है, पर इस सेल के लिए जो हम चाह रहे हैं उसके लिए जरूरी कंडीशन, इसलिए ऐसा हम मान रहे हैं, हम ऐसा कर लिए, कैसे भी कर लिए, ठीक। यही वाली मेटल हमने यहां लिया एक बर्तन में, वो वाली मेटल हमने, समझिए बहुत कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ये हमने लिया था एम, और इस बर्तन में इसी मेटल का साल्ट हमने रख दिया, ठीक है। ये जो सोल्यूशन हमने भरा है इस बर्तन में वो क्या था, M+N का, एक जो ये आयंस हैं वो आयंस इस सोल्यूशन में अपने तैर रहे हैं, ठीक है। ये अपने ऊपर है, सेल बना रहे हैं ना, बना रहे हैं, जो जो सब सामान लगेगा हम लाएंगे उसको। तो जो ये मेटल है उसका ही आयन यहां पे है, और इस पूरे सोल्यूशन में ये आयन यहां पे है ना, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर हम ये कह दिए कि जिंक की ये प्लेट थी तो ZnSO4 का सोल्यूशन नहीं, समझ रहे हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम मान लेते कि ये प्लेट थी जिंक की, ठीक है, तो सोल्यूशन किसका लेना पड़ता, जिंक सल्फेट का, हाँ, तब ये जिंक 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूटता, तो जिंक 2 पॉजिटिव अपने को यहां मिल जाए। वही तो मैं कह रहा हूं कि जो ये M है मेटल, उसी का पॉजिटिव आयन उस सोल्यूशन में होना चाहिए, है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ये बात, कि जो मेटल लेंगे उसी का पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में लेते हैं। आप याद करिए आज के बाद कि अगर सेल बनाना है तो जो यहां मेटल लेंगे उसी का पॉजिटिव आयन उस सोल्यूशन में घूमना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट जो ले रहे हैं उसके, ठीक है। जो मेटल यहां रखेंगे उसी का सोल्यूशन, उसी का साल्ट होना चाहिए। जिंक का अगर रॉड है, मेटल है, तो जिंक का ही सोल्यूशन यहां होना चाहिए, है, ठीक है। और अगर उसका सोल्यूशन है तो ऑलरेडी उसके आयंस उसमें मिले होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, ठीक। हुआ ये कि जैसे ही रिएक्शन हुई, ठीक है, जैसे ही रिएक्शन हुई, रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी छुआने की जरूरत नहीं है, गैल्वेनिक सेल है ना। अगर यकीनन आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा हो जाएगा, मतलब यहां जो मेटल है और वहीं उसका ही आयन, जैसे ही रिएक्शन शुरू हुई तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, और जो आयन बनने लगा, जो आयन बनने लगा, Mn+ आयन जो था वो इसमें आने लगा। ये बात क्लियर हो रही है। जैसे ही रिएक्शन शुरू हुई, इस मेटल का ऑक्सीडेशन होने लगा, ठीक, इस मेटल का ऑक्सीडेशन होने लगा। ऑक्सीडेशन होने लगा का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकलने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने। अच्छा, कहां ऑक्सीडेशन होगा, कहां रिडक्शन होगा, अभी 10-15 मिनट बाद ये चीज क्लियर होगी, है ना। ये बात मन में उठाना स्वाभाविक है कि ऐसा ही ऑक्सीडेशन जहां मन है तहां होए लागे, जहां मन होता है रिडक्शन नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। पढ़े हैं आप रिडक्स में, उम्मीद है पढ़े होंगे, ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना। जो ज्यादा रिएक्टिव है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे फुक से, है? अगर आप जिंक और कॉपर ले, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, पढ़े हो अगर तो पढ़े हैं ना, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जिंक से रिएक्शन ऑक्सीडेशन होने लगे। अगर आप कॉपर और सिल्वर ले रहे हैं, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव,
कॉपर से, इस बार कॉपर से ऑक्सीडेशन होने लगे। वो तो रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है ना। इस बात पे टेंशन ना लीजिए कि का ये मनमानी होता है। कहाँ सेल बनाने के लिए अकेले तो कुछ होगा नहीं कि अकेले बस इसमें एक सिंगल रॉड में सेल बन गया, नहीं। एनोड कैथोड होना चाहिए अपने को, टर्मिनल तो हम क्रिएट करेंगे। इस बीच में क्या हो रहा है वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि रिएक्शन शुरू हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि दूसरी तरफ क्या है। ऐसा हम मान रहे हैं कि जो दूसरी तरफ लगा होगा वो इससे कम रिएक्टिव है, और अगर वो इससे कम रिएक्टिव है तो स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के वहां जाएंगे। ये बात क्लियर हो रही है? हो रही है? होना चाहिए। अच्छा, ये बात आप मान रहे होंगे कि कुछ कुछ हुआ, दोनों में रिएक्शन हुआ, और अगर उधर दूसरे से मतलब दूसरे टर्मिनल्स पे जो भी है उससे कम रिएक्टिव है, इससे कम रिएक्टिव है, तो यहीं ऑक्सीडेशन होगा और यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, अभी लिख भी लेंगे उस चीज को। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां निकलने लगे तो ये जो मेटल था वो धीरे धीरे पॉजिटिव आयन में बदलने लगा। अब वो पॉजिटिव आयन टूट टूट के इसमें सोल्यूशन में आने लगे। आ रहे हैं? समझ रहे? वो पॉजिटिव आयन टूट टूट के कहां आने लगे? इस सोल्यूशन में। और ये सोल्यूशन और ज्यादा पॉजिटिव होता गया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकले वैसे वैसे पॉजिटिव आयन टूट के इलेक्ट्रोलाइट में मिलने लगे, और इलेक्ट्रोलाइट स्वाभाविक रूप से n+n का कुछ अंश वहां था, वो अंश वहां से और टूट के मिलने लगा। तो क्या इलेक्ट्रोलाइट और पॉजिटिव होता गया? उसी समय ये जो मेटल वाला टुकड़ा था वो कम पॉजिटिव होता गया। बात समझ रहे हैं? ज्यादा पॉजिटिव होने लगे तो कम पॉजिटिव होगा ही। क्या दोनों के बीच, दोनों मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइट और मेटल, क्या दोनों के बीच चार्ज डिफरेंस पैदा नहीं हुआ? हुआ। पूरी प्रोसेस मन में बैठाइएगा। रिएक्शन शुरू हुई, यहां M मेटल लिया और उसी का कोई सॉल्यूशन लिया, रिएक्शन ऑटोमेटिक शुरू हुई। मान लिया कि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, माना, अपने मन से नहीं माना। दूसरी तरफ अगर इससे कम रिएक्टिव था तब यहां ऑक्सीडेशन होने लगा। ठीक है। और जब हम सेल बना रहे हैं तो हम मन में बैठाए हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोड्स क्या है ना। तो हम मन में पहले से बैठा के जा रहे हैं सेल बनाने के हमारे पास इलेक्ट्रोड्स क्या है, कॉपर जिंक लिए हैं कि कॉपर सिल्वर लिए हैं कि क्या लिए हैं। तो हम जान ही रहे हैं कि कहां ऑक्सीडेशन होगा। अगर हम कॉपर एजी लिए हैं तो यहां कॉपर ले लो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो, ऑटोमेटिक ऑक्सीडेशन। इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है ना। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकले ये मेटल प्लस आयन में बदलता गया, वो पॉजिटिव आयन्स टूट टूट के सोल्यूशन में गिरते गए। ये सब लिखना है आपको कॉपी में, अपने शब्दों में। इलेक्ट्रोलाइट और पॉजिटिव होता गया और उसी समय ये जो मेटल है वो कम पॉजिटिव होता गया। तो क्या इसी समय मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच चार्ज डिफरेंस पैदा नहीं हुआ? हुआ। और जहां चार्ज डिफरेंस पैदा हुआ तो क्या वहां पोटेंशियल डिफरेंस पैदा नहीं हुआ? हुआ। अब बात समझ में आई? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहां? सेल का ईएमएफ क्या है यहां? सेल का ईएमएफ। चार्ज डिफरेंस पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? चार्ज डिफरेंस। क्या प्रोसेस हुआ वो आप लिख लेंगे। जैसे ही रिएक्शन हुई, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो मेटल का जो पॉजिटिव आयन है वो मेटल पॉजिटिव आयन होती गई, और वो पॉजिटिव आयन टूट टूट के उसमें सोल्यूशन में गिरते गए। जिस तरह से सोल्यूशन और पॉजिटिव होता गया और उसी समय मेटल और कम पॉजिटिव होती गई।
इस तरह से मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक चार्ज डिफरेंस पैदा हो गया। इस चार्ज डिफरेंस के कारण ईएमएफ पैदा हो गया, वोल्टेज डिफरेंस। लिखना है सब, ठीक है। चार्ज डिफरेंस जो है उसके कारण क्या हुआ, ईएमएफ। क्या हम पोटेंशियल भी कहें इसको? हाँ, कह सकते हैं। यह भी अलग अलग चीजें हैं, आप पढ़े हैं फिजिक्स में, मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के बीच में जो डिफरेंस था। फिलहाल अभी आप ये मानिए कि हमें पोटेंशियल कह सकते हैं। क्या ये मानने को तैयार हैं कि ऑक्सीडेशन के कारण ही ये चार्ज डिफरेंस उत्पन्न हुआ था? अगर ऑक्सीडेशन ना हुआ होता, इलेक्ट्रॉन निकले ना होते, ये पॉजिटिव आयंस में बदलता ना होता, पॉजिटिव आयन टूटा ना होता, ये ज्यादा पॉजिटिव ना हुआ होता, ये कम पॉजिटिव ना हुआ होता, और दोनों के बीच डिफरेंस ना हुआ होता, तो ईएमएफ ही ना हुआ होता। ये जो पोटेंशियल यहां पे उत्पन्न हुआ उसे नाम दिया गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको क्या नाम दिया गया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पूछा जा सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है और क्या है, वो मुझे उम्मीद है कि आप समझा पाएंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके कारण आया है? एक लाइन में जवाब, चार्ज डिफरेंस के कारण। किसके कारण आया है? चार्ज डिफरेंस के कारण। कहां कहां चार्ज डिफरेंस? मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच। 3-4 पॉइंट्स कवर करेंगे अच्छे से। उम्मीद है आनंद आ रहा होगा केमिस्ट्री पढ़ने में, अजीब तो नहीं लग रहा। चलिए पढ़ते रहिए। ये बात क्लियर है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम इसको अभी सुनो, पहले इसको नोट करो, मैं मिटाता हूं इसको थोड़ा सा। लिखिए, मैं ईएमएफ क्यों कहा? एक्चुअल में बुक में और नॉर्मली ईएमएफ नहीं कहा होता। सेल का ईएमएफ ही है, सेल के पास तो ईएमएफ ही होता है ना, लेकिन ईएमएफ नहीं बोलते। बोलना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा बोलना चाहिए, क्योंकि डिनोट ई से ही करते हैं। तो काहे को पोटेंशियल कहे, ईएमएफ भी कह दे, अच्छा लगेगा। ई फॉर ईएमएफ कहने में भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ईएमएफ आपके मन में डालना चाहा कि ईएमएफ ही है वो, है ना। ईएमएफ किसके कारण हुआ? चार्ज डिफरेंस के कारण। ठीक है, चार्ज डिफरेंस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। हम तो इतना कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल हुआ उसको हम कहां से रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। ई से ठीक है। क्या ये वाला काम यहां हो रहा है? हाँ हो रहा है, वही उद्देश्य भी था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम इसको हाफ सेल रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप देखिए, और लिखने का तरीका भी सीखिए। रटे नहीं, 95% लोग रटते हैं, रटे। मैं तरीका सिखा रहा हूं। हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ईएमएफ कैसे लिखते हैं, मैं लियो उद्देश्य से पहले ई लिख दिया, ई फॉर ईएमएफ। अपने पास नॉर्मली मेटल और बना है M+M। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन निकालते, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते तो जो भी होता उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेते। इसीलिए तो हम जनरल टर्म दे रहे हैं भाई, फिजिक्स वाले आदमी हैं, वेरिएबल पे क्वेश्चन सॉल्व करना काम है। M+, जो भी होगा, 2 आयन 3 आयन 4 आयन जो निकलेगा देख ले, अलग अलग मेटल के हिसाब से अलग अलग आयन निकलेगा, देख लिया जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बीच में एक खड़ी लाइन लगाएंगे अलग करने के लिए। भाई रिएक्शन है तो बीच वाले एरो को अलग करने के लिए क्या लगाया हमने? वर्टिकल। बस इतना ही है। एक बात, M, M+M, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हम कामा लगा के अलग नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। नहीं साहब, नहीं कर सकते, कहीं कहीं कर सकते।
अब समस्या है कि कहां कर सकते, कहां नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं जानता बुक में लिखा है कि नहीं लिखा है, पर याद रखिए अगर दोनों का फेज अलग अलग है तो ये लाइन लगाओगे, और दोनों सेम फेज में हैं तो कॉमा लगा के। यहां क्या था, एक सॉलिड में था, एक इक्वस में था, इसलिए हमने ये लाइन लगा के अलग किया। अगर कहीं ऐसा आया, हाँ इंपॉर्टेंट चीज है, तरीका लिखने को पूछ सकता है पेपर में, पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो बट खड़ी लाइन से कैसे से कब सेपरेट करेंगे, जब फेज अलग अलग है। और जब फेज सेम है, मतलब मेटल का और उसके आयन का फेज अलग अलग है तो खड़ी लाइन से अलग करो, फेज सेम है तो कॉमा लगा के अलग करो। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, ये नहीं यहां पे। ठीक है, ठीक ठीक। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझ में आया क्या है? हाँ आया होगा। ठीक है, क्यों, कौन क्या जिम्मेदार है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए? जिम्मेदार क्या है? चार्ज डिफरेंस। केवल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की नहीं, हर जगह पोटेंशियल जहां भी होता है चार्ज डिफरेंस के कारण ही होता है ना। ये तो जनरल सी बात है, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े हैं, चार्ज जहां भी चार्ज डिफरेंस हुआ प्लस माइनस तो पोटेंशियल जनरेट तुरंत, है ना। चलिए मिटाते हैं इसको। रिडक्शन हाउस, अपचयन अर्ध से यहां पे जो मेटल हमने लिया, आप इस बात को बार बार मन में लाएं कि ऑक्सीडेशन साइड जो मेटल थी वो ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए। अगर वहां जीरो था तो यहां कम है। एम प्लस सोल्यूशन रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जुड़े, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा? जो वहां से निकला था, कहीं बाहर से थोड़ी आएगा। जो ऑक्सीडेशन वाले से निकला था वही इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। इधर से कहीं से निकला था, इधर से कहीं से निकला था, ऐसे ये एरो बनाया गया था तो यहीं आने के लिए निकला था वहां से। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस पर आते जाएंगे तो क्या ये मेटल की प्लेट निगेटिव होती जाएगी, और नीचे इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन खुला घूम रहे हैं। तो क्या इन पॉजिटिव और निगेटिव के बीच अट्रैक्शन नहीं होगा? ये खुला आयन स्वतंत्र है कहीं जाने के लिए इनकी अपेक्षा, तो क्या ये Mn+ इस पे नहीं जाने लगेंगे और जा जाके इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करते जाएंगे और मेटल बनती जाएगी। अगर हम रिडक्शन की बात करें, Mn+ जो था, Mn+ में अगर हम इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो क्या M नहीं बन जाएगी? यही ना, इलेक्ट्रॉन का जोड़ना। Mn+ में अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो क्या बन गया? मेटल। इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा हो रहे थे, जितने इलेक्ट्रॉन फुटुक फुटुक आते जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन Mn+ यहां से मिलते जाएंगे, वो मेटल बनती जाएगी। ये कैसे थे और ये कैसा बनेगा? ये बात समझ में आती है? ये मजेदार चीज है। ऑक्सीडेशन के लिए कहीं से कुछ नहीं आया था, नॉर्मली अपने आप केमिकल रिएक्शन क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव थी। रिडक्शन के लिए क्या हुआ? वो वाले इलेक्ट्रॉन यहां आए
यहां नेगेटिव आयंस बनने को मजबूर हुए, वहां पॉजिटिव आयन खुला घूम रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन हुआ, ये पॉजिटिव आयंस वहां पहुंचे, और जब तक ये यहां नहीं पहुंचेगा तब तक रिडक्शन हो ही नहीं सकता। कैसे कह सकते हैं? हम सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, वो बाहर से, बाहर की बात है, वो इलेक्ट्रॉन आए वहां पे, इलेक्ट्रोलाइट से क्या मिला आपको? रिडक्शन कहां हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट और इसके बीच होना चाहिए ना। नो डाउट ये रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन यहां आए यहां, लेकिन अपना उद्देश्य किस वाले रिडक्शन को करना है? इन वाले रिडक्शन को। मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन वोल्टेज भी होगा, जैसे वहां ऑक्सीडेशन वोल्टेज हुआ था, और समझ रहे हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल होगा। कौन जिम्मेदार होगा? एक बार फिर से चार्ज डिफरेंस। कहां से चार्ज डिफरेंस? अभी यहां ज्यादा थे Mn+, जब यहां नेगेटिव चार्ज आ गए, मजबूर किए अपने ओर खींचने को, जैसे जैसे Mn+ वहां जाता गया, यहां कम पॉजिटिव होता गया, वहां ज्यादा पॉजिटिव होता गया, और चार्ज डिफरेंस फिर से पैदा हुआ, और यहां पे जो पोटेंशियल पैदा हुआ उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि Mn+ का इलेक्ट्रॉन से मिलने के कारण यहां हुआ, और वहां इलेक्ट्रॉन्स निकलने के कारण हुआ था। बात समझ रहे हैं? वहां पे अभी मैं दोबारा से बनाऊंगा पूरा, और अच्छे से स्थिति क्लियर होगी। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि रिडक्शन ये है यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आना, ये जरिया मात्र है इस वाले रिडक्शन को कराने का। अभी मैं जो रिजल्ट देना चाह रहा हूं वो ये कि सेल के अंदर रिडक्शन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट के, बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, मन में बैठे रहिएगा, सेल के अंदर रिडक्शन का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयंस मेटल पे चले जाएं। बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयंस मेटल पे चले जाएं। पॉजिटिव आयंस, किसके पॉजिटिव आयंस? जो मेटल वहां थी उसी का तो इलेक्ट्रोलाइट लिया था, उसी के आयंस चले, ये जो रिएक्शन में दिख रहा है Mn+ चले जाएंगे वहां पे। दिखने में तो ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन के साथ मिल रहे हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन है कहां एक्चुअल में? उस मेटल के अंदर ही तो है। उस मेटल के अंदर आई कहां से? बाहर से कनेक्शन था, ये एनोड कैथोड के बीच कनेक्शन दिए हैं, तो जो कनेक्शन था उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आ गए वहां पे, तो वही तो मजबूर किया इस चीज के लिए उसको। ठीक है, बढ़िया से मतलब उसको सब लिखिएगा, इन सब चीजों को कहानी की तरह, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है। अगर 1-2 दिन पकड़ लिए ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वास्तव में टफ भी है और बहुत टफ है, लेकिन अगर 1-2 दिन पकड़ लिए तो मैं यकीन दिलाता हूं सारे क्वेश्चन करोगे। तो पकड़ना, इसलिए मैं बहुत धीरे से स्टार्ट किया हूं इस चीज को। ठीक है, रिडक्शन है। चार्ज डिफरेंस फिर से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ वो बता दिया। ये वाले उस पे चले गए, मजबूर है भाई, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, चले गए, और इसके कारण रिडक्शन पोटेंशियल, इसके कारण क्या हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल। एक बार फिर से, रिडक्शन पोटेंशियल किसके कारण है? चार्ज डिफरेंस। अरे पोटेंशियल कहां भी हो, चार्ज डिफरेंस के कारण ही है। ठीक है, तो यहां की रिएक्शन कैसे लिखेंगे? ई, क्योंकि यह तो हो ही रिडक्शन वाला है। अच्छा, अब क्या करें? M+N पहले था, बाद में क्या बना है? M, और बीच में लाइन। क्यों? फेज अलग अलग है। इस लाइन क्यों आई है? फेज अलग अलग। उसी को तो पलट के ऐसे लिखा गया, वहां ऐसे था, M इधर है, इधर है, वही तो हुआ है। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन है ये एक्चुअल में। रिडक्शन के लिए उम्मीद है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हाफ सेल समझ में आया होगा। बार बार रिवाइज लें इन चीजों को,
क्या है और क्या हो रहा है एक्चुअल में। अगर आप फील कर पाएंगे तो मजा आएगा कि हो क्या रहा है भाई। रटने बैठेंगे तो नहीं मजा आएगा, रट के तो काम नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं देना चाह रहा हूं। ये था एक मेटल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और ये है सोल्यूशन। मान लेते हैं कि यहां है अपने पास MnO+। अगर मेटल से आयन निकल के यहां चले जाए, मेटल से आयन निकल के कहां चले जाए, Mn+ पे, तो क्या ये खेल ऑक्सीडेशन है? हाँ, अभी यही तो हुआ। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। अगर ये जो Mn+ है ये यहां चला जाए तो ये है रिडक्शन। अच्छा, यहां पे ये ऑक्सीडेशन है ना। एक टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर OP, ये जो प्रक्रिया है Mn+ आयन मेटल पे डिपॉजिट होने की जो प्रक्रिया है, जो टेंडेंसी, प्रक्रिया कहना थोड़ा वो होगा, टेंडेंसी है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। मतलब अगर हम डेफिनेशन लिखें, टेंडेंसी ऑफ मेटल आयंस टू गेट deposited on metal surface is called osmotic pressure। ठीक। और जो मेटल से आयंस निकल के इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं, मेटल आयंस निकल के इलेक्ट्रोलाइट में जा रहे थे, वो जो टेंडेंसी होती थी उसे कहते हैं साल्ट प्रेशर। ठीक है। तो उसी तरह इसकी भी डिफिनेशन आप लिखिएगा कॉपी में कि टेंडेंसी ऑफ, मतलब जो भी है, टेंडेंसी ऑफ मेटल आयंस टू एग्जिट, निकलने को जो भी कहते हैं, फ्रॉम मेटल एंड गेट मर्ज इन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड है, जो भी है ना, वो आप लिख लीजिएगा। साल्ट प्रेशर का क्या वो है। अब हम दो केस में अगर पूरा माहौल समझें, दो काम हो सकते हैं, या कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है साल्ट प्रेशर से, तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सॉल्ट प्रेशर से, ये डोमिनेट कर दिया, मतलब ये काम होगा रिडक्शन। तो क्या होगा? रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन का एक बार फिर से मैं समराइज करूं कि रिडक्शन का इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि Mn+ आयन निकले, कहां से निकल गए? इलेक्ट्रोलाइट से, और कहां पहुंच गए? मेटल में। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? Mn+ आयन कहां पहुंच गए? मेटल। Mn+ आयन ऐसा नहीं करो कि पूरा आयन निकले, कुछ आयन, एक इलेक्ट्रॉन रिडक्शन का N+ आयन है। ये आयंस जब निकल के यहां जाने लगे, अगर किसी
किसी लिक्विड से आयंस ही निकल के जाने लगे, तो क्या इसका इनडायरेक्ट मतलब ये नहीं हुआ कि इस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कम हो गया? हाँ, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। ठीक, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। और अगर कंसंट्रेशन घटा मतलब आयंस वहां गए, तो मेटल का मास क्या हुआ? मास ऑफ मेटल बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि चार्ज आने से, चार्ज तो हमेशा मास के साथ आएगा ना, चार्ज ऑलवेज कम विथ मास, इसका मास बढ़ा। ठीक है, नॉर्मली आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे दे, साल्ट प्रेशर दे दे, पूछ ले बताओ क्या होगा, हा? तो ये चीज आपको समझना चाहिए। अच्छा, अगर यहीं पे हम दूसरा केस लें कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो साल्ट प्रेशर से, साल्ट प्रेशर डोमिनेट कर दिया, साल्ट प्रेशर डोमिनेट हो गया, तो साल्ट प्रेशर के कारण क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा वहां? ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि मेटल से आयंस निकल गए, मेटल से आयंस निकल गए और Mn+ वहां जाके हो। क्या इसका यह मतलब हुआ कि मेटल से आयन निकल जाने का मतलब मेटल का मास घट गया और वो आयन जाके इलेक्ट्रोलाइट में मिल गए, तो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई? मतलब यहां पे हम कह सकते हैं रिजल्ट पे कि कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, मास ऑफ मेटल डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए कि कब मास पे क्या फर्क पड़ रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या। अच्छा, एनोड कैथोड क्या है हम देख लेंगे, साल्ट ब्रिज कल शुरू करेंगे। एनोड कैथोड का अच्छे से नॉलेज वहां लेंगे, कहाँ पॉजिटिव टर्मिनल्स क्या होता है, नेचर क्या होता है, क्या कैसे जो भी है, साल्ट ब्रिज पूरा गैल्वेनिक सेल पूरा बना के कल और हम सेल पे चर्चा करेंगे। तो कहाँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल और कहाँ रिडक्शन हाफ सेल, उसके लिए क्या जिम्मेदार है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, साल्ट प्रेशर क्या है, कहाँ पे कंसंट्रेशन घटता है, कहाँ पे मास घटता है, ये सारी चीजें आपसे बननी चाहिए। आराम से रिवाइज लीजिए। अगर आज मैं साल्ट प्रेशर ले लूंगा, सॉरी अगर साल्ट ब्रिज अगर आज ले लिया तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे भी पर्याप्त हो चुका है, लगभग 50 मिनट के आसपास का वीडियो हो चुका है। तो अगर साल्ट ब्रिज लिया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यकीन मानिए यहां तक अपडेट रहिए, कल हम साल्ट ब्रिज करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। साल्ट ब्रिज बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक, देखते रहिए वीडियो, कल फिर मिलेंगे साल्ट ब्रिज के साथ। ऑल द बेस्ट।